हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल से रिलेटेड जो फाइल थी वो आपको मिल चुकी होगी डिस्क्रिप्शन में। गिटहब के रिपोजिटरी का लिंक मैंने दिया हुआ था। इसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल था जो आपको करना था, उसकी फ़ाइल आपको बेसिक एक्सरसाइज में 2 नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल के बारे में समझ लिया था। आज जो हमें देखना है वो देखना है डेटा टाइप। क्योंकि प्रीवियस जो हमने क्लास में वेरिएबल देखा था, वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया, बट वो वेरिएबल क्या था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करके रख रहा था। तो इसीलिए अब हमें जो समझना है वो समझना है कि डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। डेटा मतलब कि वही डेटा जो हम एक वेरिएबल को दे रहे हैं, उसी डेटा का टाइप। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली आपको W3 पे डेटा टाइप वाला जो सेक्शन है इसमें आपको जाना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा डेटा टाइप। तो पाइथन के अंदर, हालांकि हम जैसे प्रीवियस लैंग्वेजेस की बात करें, C++, PHP, जावा, वहाँ पर भी डेटा टाइप्स ऐसे ही होते थे जो यहाँ पर है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ों को ब्रेक कर दिया गया है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मली डेटा टाइप्स की बात करें, डेटा टाइप, जस्ट ए मिनट में इसको कट कर देता हूँ ताकि हम फुल स्क्रीन को यूज़ कर पाएँ। ठीक है। डेटा टाइप इन C++ और जावा एंड PHP। यहाँ पर क्या होता था कि हमको डेटा टाइप में मिलता था इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, केयर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे, ऑब्जेक्ट। यही सारी चीज़ें हमें एज अ डेटा टाइप मिलती है, क्योंकि ये क्या है, जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। हो सकता है वो नॉर्मल नंबर हो, यानी कि इंटीजर हो सकता है वो डेसिमल नंबर्स हो, दैट मीन्स कि फ्लोट हो सकता है कि उस फ्लोट नंबर का रेंज काफ़ी ज़्यादा हो तो वो डबल हो गया। केयर हमको मिलता था कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर हम किसे कहते हैं, एक वर्ड, यानी कि A, B या C या D, ये सिंगल वर्ड को हम कैरेक्टर कहते हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स का यूज करके जो वर्ड बनता है, जैसे स्ट्रिंग ही हो गया, हेलो हो गया, हाय हो गया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ऐसे ही एक बार में बहुत सारे वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखने के लिए हम एरे का यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट का। तो ये तो हम प्रीवियसली देखते आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस में कोई भी लैंग्वेज पढ़े हो तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती रही होंगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हमको मिलता है। तो डेटा टाइप इन पाइथन, तो जैसा हम स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इसको 7 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करके ले चलते हैं और यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। ये आ गया हमारा कंटेंट। तो एक्चुअल में पाइथन के अंदर क्या हो रहा है, टेक्स्ट के लिए केवल एक ही चीज़ है, स्ट्रिंग। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रिंग। अभी हमने ऊपर जो बात की कि स्ट्रिंग क्या है, जैसे लाइक एज सिंगल कोट, सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए हम कर सकते हैं कि हेलो, तो सिंगल कोट में स्ट्रिंग वैल्यू इस तरीके से हो गई, या फिर डबल कोट में स्ट्रिंग वैल्यू, यही हेलो हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये सिंपली क्या हुआ, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिख स्ट्रिंग ही रहे हैं। प्रीवियस लैंग्वेजेस में केयर एक मिलता था जिसमें कि हम नॉर्मल एक कैरेक्टर रखते थे, जो कि अगर हम बात करें केयर, जो कि पाइथन में नहीं है, बट कैसे यूज करते थे। तो
इसके लिए क्या किया जाता था, लाइक एज सिंगल कोट या डबल कोट ही यूज करते थे, बस वैल्यू ए हो गई या डबल कोट के अंदर ए हो गया। ये क्या होते थे, ये कैरेक्टर होते थे, क्योंकि ये एक एक स्ट्रिंग ले रहा है। इसमें फ़र्क क्या पड़ता था, फ़र्क पड़ता था स्पेस का, कि डेटा टाइप्स जो होते हैं वो मेमोरी एलोकेशन अलग अलग करते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर केवल 1 बाइट लेता है, स्ट्रिंग 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो इनका अलग अलग मेमोरी एलोकेशन का रेंज पहले से डिफाइन किया गया है, इसीलिए ये अलग अलग वर्क करते हैं। तो बेसिकली इनका यूज़ हम सोच समझ के इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये मेमोरी एलोकेशन करते हैं। खासकर इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है डेटाबेस में, जब हम आगे डेटाबेस देखेंगे। यहाँ पर पाइथन में क्या है कि पाइथन में हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमको वेरिएबल का नाम लिखना है और उसमें एक वैल्यू असाइन कर देनी है, काम हो जाता है। लेकिन डेटा टाइप में जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो डेटा टाइप में हमको बाकायदे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल जो है वो किस तरीके की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, साथ में उसको लिमिट भी देना पड़ता है कि 2, 4, 10 कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो एक्सेप्ट करेगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो उसको उसके अंदर वेरिएबल के अंदर नहीं लेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मीन्स अगर हम बात करें तो हर एक जगह उस तरीके से यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन इनका यूज़ होता है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक टाइप में इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी डेटा टाइप ऐसे हैं जो कि नंबर को रिसीव करते हैं उनको इन्होंने एक कैटेगरी में डाल दिया। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे ये सभी ओनली, ये सभी केवल नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम कोई भी वेरिएबल अगर डिफाइन कर रहे हैं तो वेरिएबल किस वैल्यू को होल्ड कर रहा है उसको देखने के लिए हम टाइप का यूज करते हैं। टाइप से हमें क्या पता चल जाता है कि इसका क्लास टाइप क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल टू 5 एंड यहाँ पर मैंने लिखा y इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि ये एक इंटीजर है, बट इसके अगल बगल में सिंगल कोट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इंट वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है, ये सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इनका अगर हम मुझे टाइप पता करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में सिंपली टाइप मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे x दे दिया और यहाँ पे फिर से प्रिंट किया, और यहाँ पे टाइप हमने चेक कर लिया y का, और इसको हम अगर रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लास टाइप मिल जाएगा x वैल्यू का इंटीजर और y वैल्यू का स्ट्रिंग। ठीक है, मिल गया। अब ऐसे में कन्फ्यूजन क्या होता है कि 5 तो हमें दिख रहा है और इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि दोनों तो है इंटीजर ही, बट एक्चुअल में वो इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे इस केस में हमको प्रॉब्लम होगी, तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इस स्ट्रिंग वैल्यू को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगी कास्टिंग में। अभी हम यहाँ पे कास्टिंग जब देखेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि ठीक है वो स्ट्रिंग तो है, लेकिन उसको हम स्ट्रिंग से कैसे कन्वर्ट करें इंटीजर में। तो इसके लिए इन्होंने किस किस को लिया है, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और कॉम्प्लेक्स। ये 3 कैटेगरी, ये 3 डेटा टाइप जो हैं ये केवल और केवल नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में इंट तो आप जान ही रहे हो कि ये क्या है, ये नॉर्मल प्लस एंड नेगेटिव वैल्यू होते हैं। लेकिन अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट क्या है, ये डेसिमल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी अगर हम बात करें लाइक एज 1 2 3 4 और माइनस में, उसी तरीके से ये डेसिमल वैल्यूज होते हैं लाइक एज
पॉइंट। सिंपल सी बात है, अगर इंटीजर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में जा रहा है तो ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव में जा सकते हैं। बात आती है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम जैसे मैथ में लिखते थे ना कि ax इक्वल टू या 1x या 2y, वैसे ही यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स के लिए केवल एक ही कैरेक्टर मिलता है j। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके साथ j लगा हुआ है दैट मीन्स कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू के साथ j यूज हुआ हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल सी बात, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम टाइप मेथड के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक एज 5j और 78j, तो ये कैसे नंबर हो गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसी 5 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं j के साथ। ध्यान देना, हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, एडिटर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पर हम अगर कोई सिंटैक्स एरर वगैरह कर रहे हैं तो इजीली पता चल जाए। तो जैसे मैंने j यहाँ पर लिखा तो इसने इसको क्या किया, ब्लू कलर में ले लिया, बट यहीं पर अगर मैं x लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देना नीचे क्या है, रेड कलर सा आ गया है, और इस पर जैसे ही मैं माउस को ले जाऊँगा इसने क्या कर दिया, अनएक्सपेक्टेड टोकन x, पता नहीं ये क्या है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर y को लिखता हूँ, j को लिखता हूँ, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये j जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है। अब अगर इसी को हम दोबारा से रन करते हैं तो अब हमको क्या मिल गया, क्लास टाइप मिल गया कॉम्प्लेक्स। ठीक, दैट मीन्स कि ये 5j जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे पता चल गया, टाइप मेथड के थ्रू। तो ये काम तो हो गया कि हमारा पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है या कोई भी नंबर है वो न्यूमेरिक टाइप में आ गए। ऐसे ही एक हमें मिलता है सीक्वेंस। सीक्वेंस शब्द से जो पता चल रहा है वही इसका काम भी है। एग्जाम्पल, सीक्वेंस क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ का सीक्वेंस। और अगर आपने प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो सीक्वेंस कहाँ पर होता था, केवल और केवल लूप में। जब भी कभी हम बात करते हैं कि 1 से 1000 तक, 1 से लाख तक गिनती को रिपीट करना है तो हम उसको लिखने नहीं बैठ सकते हैं। अगर मैं आपको प्रोग्राम में कहूँ कि आपको प्रिंट कराना है 1 to 10, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे आप प्रिंट लिखना चालू कर दोगे। पहला सबसे यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली लिखना चालू कर दिया कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। लेकिन ये कितना लिख पाओगे, 2, 4, 10, 20, 50, 100। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए जब एक ही टाइप की चीज़ को बार बार घुमाना हो तो हम यूज करते हैं लूप का। और लूप के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट। वो चीज़ें खैर हम अभी आगे देखेंगे कि लूप कैसे घूमता है, क्या क्या होता है। बट यहाँ पे ये सीक्वेंस शब्द आया था इसलिए मैंने आपको बताया कि लूप का यूज होता है सीक्वेंस के लिए। वैसे ही ये जो लिस्ट है, टपल है और रेंज है, ये भी वही काम करते हैं। लेकिन खास चीज़ ये है कि अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि एक एरे और एक ऑब्जेक्ट, ये किस में होते थे, ये प्रीवियस C++, जावा वगैरह में ये होता है। लेकिन पाइथन में क्या किया गया, पाइथन में एरे को तोड़ दिया गया है। तोड़ा गया है 3 अलग अलग कैटेगरी में, और साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे मैं एक ही साथ तीनों चीज़ों को बता देता हूँ कि ये लिस्ट, टपल, आप रेंज को छोड़ दीजिए, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये 4 चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। ये चारों चीज़ें एक्चुअल में एरे टाइप की ही हैं, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी और फैसिलिटीज़ भी है। लेकिन जैसे हम अगर बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट है एक और एक है टपल। इसका आप ऐसा करिएगा कि खुद से भी एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। अभी एक बार हम यहाँ पर इसको एक बार रिव्यू करेंगे यहाँ पर, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ कि ये है क्या। तो ये 4 चीज़ें, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इत्मीनान से 1 by 1 एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे मेन है जो पूरे के पूरे पाइथन में बार बार घूमता रहेगा।
कुछ ही चीज़ें होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बार बार मिलती हैं। एक तो वेरिएबल, क्योंकि बिना वेरिएबल के हम कोई भी काम करते नहीं हैं। हम सारा का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिपेंडेंट होता है वैल्यूज़ पे, और वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो मिलती हैं हमेशा हमें वेरिएबल के थ्रू ही। तो सबसे पहली चीज़ हो गई वेरिएबल। दूसरा जो होता है वो होता है डेटा टाइप, कि वो वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा होल्ड करके रखा रहा है। तो दूसरी चीज़ हमें यूज पड़ती है बार बार डेटा टाइप की। तीसरा हो गया ऑपरेटर, जो कि मदद करता है कि हमको वैल्यू को असाइन करना है किसी वेरिएबल में, या हमको कंडीशन चलानी है, या हमको लूप चलाना है, जो भी चीज़ करनी है उसके लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे फंक्शंस की, क्लास की। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो बार बार घूमती रहती हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, सीक्वेंस, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो हालांकि जाहिर सी बात है यही बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट जो होता है पाइथन का, इन्हीं को पढ़ के हम हर एक तरीके के डेवलपमेंट को करते हैं, और डेवलपमेंट में यही चीज़ें हम यूज करते रहते हैं। बट अगर सिंपल सी पूरा कंक्लूड किया जाए एक शब्द में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जुगाड़ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी कोड लिखते हैं उस कोड का कोई ये नहीं है कि मैंने एक कोड लिखा है बस वही एक तरीका है करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो जिस तरीके से कर ले और जिस तरीके से आउटपुट मिल जाए वही तरीका हो गया। तो वो तो हम अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक छोटी सी बात कर ले रहे हैं कि लिस्ट और टपल जो है ये क्या है। तो लिस्ट, तो सबसे पहली चीज़ कि लिस्ट जो है, लिस्ट टपल जो है ये एरे जैसा ही होता है। इसके बारे में हम लिस्ट में जब देखेंगे तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसको यूज किया जा रहा है, क्या इसके सब मेथड्स हैं। तो लिस्ट को यूज करने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ठीक है, बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। वैसे ही टपल को यूज करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये जो टपल है और जो ये लिस्ट है, ये दोनों क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर्म में वैल्यू को रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एरे की, जो कि यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन एरे ये पाइथन में नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना, नहीं होता है। लेकिन आपने अगर कोई प्रीवियसली लैंग्वेज पढ़ी हुई है जिसमें एरे यूज किया होगा, तो एरे जो होते थे, एरे 3 टाइप के होते हैं। और उसमें होता क्या क्या था, पहला तो इंडेक्स एरे, क्योंकि अगर आपने एरे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी एरे डिफाइन कर रहे हैं उसमें इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 4 करके इंडेक्सिंग चलती चली जाती है, उसी को हम कहते हैं इंडेक्स एरे। लाइक एज, अगर हम एरे डिफाइन करते थे तो कैसे करते थे, एरे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर हमने लिखा हेलो, इसके बाद में लिखा हाय। अब ये दो चीज़ें हैं और इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करा देते हैं, एरे वैल इक्वल टू, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू हमें देखनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल, तो एर वैल, और एर वैल जो है इसी ने पूरे के पूरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को स्टोर करके रखा है। इसमें से अगर किसी एक वैल्यू को देखना है तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। इससे क्या होगा, ये हेलो आउटपुट शो कर देगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, हेलो पड़ा हुआ है, और 1 इंडेक्स पे हाई पड़ा हुआ है। वैसा ही सेम टू सेम काम यहाँ लिस्ट करता है। वैसे ही अगर हम एरे में नेक्स्ट टाइप को देखें तो नेक्स्ट टाइप आपने क्या देखा होगा, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे ऐसे अगर ना ध्यान में आ रहा हो तो इसको समझने के लिए क्या है, ये की वैल्यू के पेयर में होता है। ज़्यादातर डेवलपमेंट में एसोसिएटिव एरे का ही यूज किया जाता है अगर हम PHP यूज कर रहे हो तो, क्योंकि हमेशा हमें जो वैल्यू फेच करनी होती है वो करनी होती है डेटाबेस से, और डेटाबेस से वैल्यू जो भी आती है वो आती है की और वैल्यू के पेयर में ही।
दैट मीन्स कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड 3 चीज़ें ली गई हैं, तो हो सकता है बहुत सारे यूज़र आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब उसमें हम अगर 0 1 2 3 करके इंडेक्सिंग वैल्यूज़ को फैच करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 1 पे नाम पड़ा है, कि ईमेल पड़ा है, कि पासवर्ड पड़ा है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम नेम, ईमेल, पासवर्ड इस तरीके से फील्ड नेम को सेट करें और उसकी वैल्यूज़ को सेट करें, ताकि जब हमें इसका आउटपुट दिखाना हो डैशबोर्ड पे तो हम इजीली दिखा पाएँ। उस केस के लिए एसोसिएटिव एरे यूज़ होता है। तो एसोसिएटिव जो एरे यूज़ होता था, यहाँ पर मैं लिख दूँ एक चीज़ और कि ये पाइथन में लिस्ट और टपल के लिए यूज़ होता है। उसी तरीके से अगर एसोसिएटिव एरे की बात की जाए तो एसोसिएटिव एरे क्या है? एग्जाम्पल, अगर आपने एरे देखा हुआ है तो एरे में क्या होता था, हम यहाँ पर लिखते हैं एसोसिएटिव वैल या वैल इक्वल टू एरे, और यहाँ पर हम क्या करते थे, सिंपली लिख दिया नेम टेंस टू, एरे का साइन इसी तरीके से होता था, नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया हे क्या करूं, और इसके बाद में दूसरी वैल्यू लिख दी मैंने ईमेल, और ईमेल की वैल्यू मैंने लिख दी हे क्या करूं .com। ठीक, ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने ऊपर देखा है कि हम इंडेक्स से फैच कर रहे हैं, वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर फैच करना हो तो मैं क्या करूँगा, ये है वेरिएबल जिसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई है और इसमें से मुझे फैच करना है नेम, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सिंपली नेम। क्या होगा इससे, वो वैल्यू मुझे प्रिंट होकर दिख जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे ये काम हो रहा है ऐसा ही काम करता है सेट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये यानी कि एसोसिएटिव वाला तरीका पाइथन में कौन यूज करता है, डिक्शनरी यूज करता है। अभी हम आगे देखेंगे, ये मैपिंग टाइप में डिक्शनरी है, ठीक है। और तीसरा तरीका जो होता है वो सिंपली क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे वाला है। तो 3 मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होता है, ये सिंपली लूप वाला तरीका होता है कि एरे के अंदर एरे, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, अदरवाइज अभी स्टार्टिंग में जो लोग नए हैं उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, जो पुराने हैं उनके लिए तो ठीक है ये चीज़, हम आगे चल के इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो वापस हम आ जाते हैं लिस्ट और टपल पे। ये सारी बात क्यों की, क्योंकि पाइथन के अंदर एरे नहीं होता है, एरे को ही यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ दिया गया है। तो हमें सीक्वेंस के लिए यहाँ पर क्या मिलता है, पाइथन में 3 चीज़ें मिलती हैं, एक लिस्ट, दूसरा टपल और तीसरा है रेंज, ठीक है। तो अगर लिस्ट को हमें यूज करना है तो उसके लिए हम ये बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, टपल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल यहाँ पर रन करके देखें सिंपली, तो लिस्ट के लिए क्या करते हैं, लिस्ट वैल करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर पता है कि हमें क्या यूज़ करना है, बिग ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखना चालू किया। जाहिर सी बात है हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिख रहे हैं। अगर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, कोई इंटीजर वैल्यू है, तो क्या करेंगे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, सॉरी इंटीजर वैल्यू है। फिर से स्ट्रिंग वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, हेलो हाउ आर यू, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इसको आपको चेक करना है प्रिंट करा के, तो हम यहाँ इसको प्रिंट करा लेते हैं, न्यू लाइन में करा देते हैं, 2 स्पेस दे देते हैं, लिस्ट वैल इक्वल टू और इसके बाद में लिस्ट वैल, ठीक है। इसको रन करके चेक करें कि हमें लिस्ट ने क्या दिया, ध्यान दिया, मिल गया। ये क्या मिला, हमें लिस्ट की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल सी बात है, आप इसको क्रॉस चेक कर लो कि क्या इसका टाइप लिस्ट है कि नहीं है। तो क्लास टाइप इसका लिस्ट है या नहीं है वो हमें इसी से पता चल जाएगा। इसको तुरंत रन किया हमने, ध्यान दिया, क्लास टाइप क्या है, लिस्ट है। ऐसे ही अभी हमने बात की, दूसरा क्या था, टपल था। टपल के लिए हमने क्या बात की कि एक वेरिएबल लेते हैं टपल वैल इक्वल टू, टपल के लिए हमें यूज करना था स्मॉल ब्रैकेट।
और इसके अलावा सेम टू सेम सारा काम वैसे ही होता है, जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज़ दे रहे हो वैसे ही इसके अंदर भी आप वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक, अब इसको भी हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। इसको भी टपल वैल इक्वल टू और टपल का वैल। इसी वक्त इसका हम चेक कर लेते हैं टाइप भी। तो टपल वैल और इसको हम रन करते हैं। ध्यान दिया, क्लास टाइप हो गया टपल और वैल्यूज सेम टू सेम हमको वही मिल गई जो लिस्ट में थी। बट यहाँ पर क्या था, ये लिस्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर बिग ब्रैकेट था। ये टपल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट था। तो डेवलपमेंट लैंग्वेज में सिंटैक्स इज एवरीथिंग। सिंटैक्स अगर सही नहीं होगा तो चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक शब्द को आगे पीछे करने से, वैसे ही डेवलपमेंट लैंग्वेज में अगर एक सिंटैक्स ऊपर नीचे हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये तो केस क्या हुआ, सीक्वेंस के लिए हुआ। दो चीज़ें हमने देखी, तीसरी चीज़ जो थी यहाँ पर वो क्या थी, रेंज। तो वापस हम यहाँ पर आ गए और तीसरा हमने लिखा रेंज। रेंज से आपको पता चल रहा होगा ना कि रेंज, किसी चीज़ की रेंज क्या है। हम बोलते हैं ना नॉर्मली, या हमने बोल दिया कि ये एक नई रोड बनी है, इसकी रेंज कितनी है। तो वैसे ही रेंज का मतलब होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, वही चीज़ यहाँ पर रेंज कर रहा है। और इसका हम यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं लूप में। अगर आपको ध्यान हो, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस आपने PHP या कोई लैंग्वेज की हुई है तो वहाँ पर हम लूप में क्या करते थे, लूप होता है और लूप के अंदर i इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स इनिशलाइज किया। i जो है वो लेस देन है 5 से, मतलब कि कंडीशन दे दिया हमने कि i जो है वो 5 से नीचे तक चलेगा, और एक इंक्रीमेंट दे दिया, इंक्रीमेंट दो या डिक्रीमेंट दो। अब ये क्या होगा, इसके बीच में अगर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करके, और ये PHP का कोड हो गया, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करें, अगर प्रिंट कर दें, या PHP में इको होता है तो इको कर दें, और इको करने के साथ में यहाँ पर हम i की वैल्यू को ही प्रिंट करा देते हैं। तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3 और 4 तक जाएगा। यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी कि हमने इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग पॉइंट i इक्वल टू 0, और हमने एंडिंग पॉइंट दिया कंडीशन में कि i लेस देन 5, मतलब कि ये 5 से पहले जाकर रुक जाएगा। अदरवाइज अगर हम एंड पॉइंट नहीं देंगे तो होगा क्या, वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा और आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर आपको उसको फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा ही काम हमारा रेंज करता है। तो रेंज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देता है। तो इसका सिंटैक्स जो है वो तो और भी आसान है। अगर हम यहाँ पर आएँ और हम एक रेंज लिखते हैं, तो रेंज लिखने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, प्रिंट किए और प्रिंट में हमने क्या दे दिया, एक रेंज दे दिया। रेंज क्या दिया, रेंज का ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ही है, हमने दे दिया 0 to 10। ये एक रेंज हो गई, ठीक है। तो इसको यहाँ नहीं, पहले मैं इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ, रेंज, और रेंज वैल इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, गड़बड़ी क्या हुई, जो हमारा रेंज वैल्यू है, ओके सॉरी, ये एक्चुअली मैं लूप वाले कॉन्सेप्ट में चला गया था। नॉर्मल केस में रेंज क्या है, इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। हमने रेंज दे दिया 6, और यहाँ पर हमने प्रिंट क्या किया, रेंज वैल, ठीक है। और साथ में ही हम इसका चेक कर लेते हैं प्रिंट करके टाइप भी, कि रेंज वैल का टाइप क्या है। यहाँ पर एक चीज़ हम देना भूल गए, और वो है न्यू लाइन, डबल न्यू लाइन दे देते हैं, रेंज वैल दे देते हैं इक्वल टू और रेंज वैल, ठीक। इसको रन करें। अभी ये क्या देगा, 0 से लेकर एक इंटीजर वैल्यू दे दिया, लेकिन
अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं कि 0 से लेकर 6 तक। अच्छा नहीं, मैं इसको बार बार कंफ्यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं। रेंज को हम यहाँ पर इसी तरीके से देख रहे हैं कि रेंज की एक खास चीज़ ध्यान रखना कि रेंज जो है वो हमेशा इंटीजर में ही होगा, कोई फ्लोट वगैरह नंबर इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर हम और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, रेंज हमेशा इंट वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये एक्चुअल में किसी न किसी के साथ जुड़ा होगा। अभी के लिए केवल हमने यहाँ पर क्या किया कि एक वैल्यू डिफाइन करके बस चेक किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। ठीक, इसी तरीके से आगे हम देखते हैं मैपिंग के लिए क्या मिल रहा है, डिक्शनरी मिल रही है। तो डिक्शनरी वाला जो केस था वो हमने कहाँ देख लिया है, डिक्शनरी वाला केस हमने देखा अभी अभी एग्जाम्पल, खैर ये हम देख चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका सीधे हम क्या करते हैं, नहीं एक मिनट कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा हूँ कंफ्यूज। एग्जाम्पल लिया मैंने और उससे पहले ठीक यहाँ पर इसके बारे में लिखा कि डिक्शनरी जो है ये कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट का यूज़ करता है। एक चीज़ और, लिस्ट टपल एक जैसे होते हैं, डिक्शनरी और सेट में समानता होती है। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करता है और इसके अंदर क्या है, इसमें वैल्यू की और वैल्यू के पेयर में होता है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नीचे ही देखेंगे। उसी तरीके से हमें क्या मिलता है, सेट मिलता है। सेट कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट का यूज करता है और खास चीज इसमें वैल्यू अनस्ट्रक्चर्ड होती है। अनस्ट्रक्चर्ड कैसे होती है उसको अभी हम देखेंगे। बाकी बुलियन की अगर बात करें तो बुलियन क्या होता है, तो ये हमेशा ट्रू या फॉल्स के लिए होता है। ठीक है, दो ही चीज़ हमें मिलती है, जैसे कि बाइनरी हो गया, बाइट एरे और मेमोरी व्यू, ये भी वैल्यू हमें किस में दे रहा है, बाइनरी में दे रहा है। तो 1 बाय 1 इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी के लिए जैसे डिक्ट वैल हमने लिया है एक वेरिएबल और कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जा रहा है सिंपली, तो कर्ली ब्रेसेस का ही हमने यूज किया और यहाँ पर हमने क्या दिया, नेम यूज किया और नेम के साथ में हमने यहाँ पर क्या दे दिया, कॉलन का यूज किया, सिंटैक्स है ये इसका, और इसके साथ में हमने दे दिया हे क्या करूं। इसके बाद में ईमेल आईडी देना था तो ईमेल आईडी दिया, कॉलन दिया और इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू दे दिया कि हे क्या करूं .com। इसको प्रिंट करके देखें, प्रिंट कराते हैं, डबल लाइन का स्पेस ले लेते हैं, डिक्ट वैल इक्वल टू डिक्ट वैल, साथ में इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, तो प्रिंट करा देते हैं टाइप और डिक्ट वैल। रन करते हैं कोड को। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई, क्लास इसका क्या है, डिक्शनरी ही है और ये रही डिक्शनरी की वैल्यू। अब लास्ट चीज को समराइज कर देता हूं कि जैसे हमने बात की थी कि लिस्ट में हम किसी भी एक वैल्यू को देखना चाहें तो देख सकते हैं, कैसे, उसके इंडेक्स से, क्योंकि लिस्ट क्या है, वो वैल्यूज को इंडेक्स के फॉर्म में रख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने में क्या करते हैं, सिंपली लिस्ट वैल और ब्रैकेट में 0 पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, वही सेम काम कौन कर रहा है, टपल, ये किसका भाई है, लिस्ट का, मतलब कि इसमें भी वैल्यूज इंडेक्स के फॉर्म में ही पड़ी है, दैट मीन्स कि ये भी हमें वैल्यूज देगा। तो टपल वैल किया और बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट में दे दिया 0। ठीक,
तो इसने क्या किया, ये भी हेलो को लेकर ही आएगा। या क्या करते हैं इसको, 0 1 2 3 4 और 5 पे क्या पड़ा हुआ है, हाउ आर यू, तो हम इसमें दे देते हैं 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो पड़ी हुई वैल्यू है वो मिल जाएगी। वैसे ही डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी हम इसी वक्त चेक कर लेते हैं। प्रिंट किया और प्रिंट में क्या करते हैं, डिक्ट वैल जो है इसमें नेम पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें मिल जाए। तो एक बार फिर से रन करता हूँ, कंफ्यूज मत होना इसमें। रन करके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आउटपुट देख लेते हैं। ध्यान देना, ये थी लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू में किसको प्रिंट कराया था, लिस्ट वैल में 0 पोजीशन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हो उसको प्रिंट कराया था। तो इसने क्या दे दिया, हेलो दे दिया। क्यों, क्योंकि 0 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था, हेलो। वैसे ही टपल में किसको प्रिंट कराया था, फिफ्थ पोजीशन को। फिफ्थ पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ था, हाउ आर यू, इसलिए यहाँ हमें क्या मिल गया, हाउ आर यू। वैसे ही जब हम डिक्शनरी पे आते हैं, डिक्शनरी में क्या किया, डिक्शनरी में प्रिंट कराया नेम को। नेम में क्या पड़ा हुआ था, हे क्या करूं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक्चुअल में फील्ड का एड्रेस पता होना चाहिए। टपल और लिस्ट के केस में इंडेक्स पोजीशन थी 0 1 2 3 के फॉर्म में, तो हमने इंडेक्स पोजीशन दे दिया प्रिंट में। 5 1 2 जो भी देना चाहो वो उस पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू शो करा देगा। वैसे ही डिक्शनरी में अगर बात करें तो डिक्शनरी में एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है, फील्ड का नेम। वहाँ पर इंडेक्स था 0 1 2 3, उसको हम नहीं डिफाइन कर पा रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में फील्ड नेम पड़ा हुआ है, नेम, ईमेल, एड्रेस, ऐसे करके, तो हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पर किया। तो इससे हमें क्या मिल गया, उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल गई। ये काम किसने किया, डिक्शनरी ने किया। मैं इस पर अभी ज़्यादा खींचूंगा नहीं इस चीज़ पे कि क्या कहते हैं बुलियन और बाइट क्या है। एक बार हम अब यहाँ पर समराइज कर लेते हैं और उसी समय हम बुलियन टाइप और बाइनरी को देख लेते हैं, क्योंकि आप एक बार में सब कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो ईजिली ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। तो डेटा टाइप एक बार आप यहाँ पर देख लेना। ये यहाँ पर फिर से वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमें डेटा टाइप चेक करना हो तो हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और हमें उसका डेटा टाइप पता चल जाएगा जो भी वेरिएबल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट दे रखा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो इसको एक बार ज़रूर देखना। ये क्या है, एक्स में एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए बात की थी कि 1j, जे जब भी किसी भी इंटीजर नंबर के साथ होगा तो वो कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लिस्ट की बात की थी तो लिस्ट बिग ब्रैकेट को फॉलो करता है, वैसे ही टपल स्मॉल ब्रैकेट को फॉलो करता है। ध्यान देना दोनों के अंदर वैल्यू सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या है, स्मॉल ब्रैकेट से ये टपल बन गया, बिग ब्रैकेट से ये लिस्ट बन गया। रेंज में हम रेंज दे रहे हैं, इस रेंज का हम यूज करके देखेंगे लूप में। यहाँ पर आप इसका यूज नहीं समझ पाओगे ठीक से। डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी और सेट, मैंने कहा था ना टपल और लिस्ट एक जैसे हैं और सेट और डिक्शनरी एक जैसे हैं, तो यहाँ पर अंदर की वैल्यूज़ जो हैं लिस्ट और टपल की वो इंडेक्स फॉर्म में ही है। वैसे ही डिक्शनरी और सेट में एक ही पहला कॉमन है कि दोनों ही कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले कोशिश ये करना कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो ट्यूटोरियल को तो आप इसका डिफरेंट जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी एंड सेट। बहुत आसान है, पता चल जाएगा। इसी के नेक्स्ट में आप चले जाना या यहाँ पर भी आपको इसका थ्योरी मिल जाएगा। तो डिक्शनरी का काम समझ में आ गया। सेट जो है इसको हमने यहाँ पर नहीं देखा है, इसको हम अब आगे क्लास में ही देखेंगे जब हम सेट टॉपिक को देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देना हूँ सेट के बारे में। सेट अगर आपने पढ़ा होगा मैथ में या BCA, MCA या BTech वगैरह किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको सेट मिला होगा। सेट के अंदर आपने क्या देखा होगा, सेट। तो सेट का जो टॉपिक है इसके अंदर हमें क्या मिलता है, सेट में हमें यूनियन करना होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो होते थे ये क्या होते थे,
अगर आपने थोड़ा बहुत MySQL पढ़ा होगा तो वहाँ पे टेबल की ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग क्या होती है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राउट ज्वाइन, उसमें भी हम यूनियन का ही यूज करते हैं, यही सेट का ही यूज करते हैं। उसी सेट के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। वैसे ही आपको लिस्ट के लिए भी मिलेंगे, टपल के लिए भी मिलेंगे, डिक्शनरी के लिए भी मिलेंगे, और सेट के लिए तो मिल ही रहे हैं। तो ये वही सेट है। और फ्रोजन सेट जो है, इसके बारे में भी शायद आपको याद आ चुका होगा कि उसकी वैल्यूज़ फिक्स हो जाती हैं, वो सफल नहीं करेंगे। फ्रोज़न मतलब कि अगर आप बर्फ़ पानी खेले हो ना, वही हम जो करते हैं, बर्फ़ चिपक गया, वैसा ही काम ये भी कर रहा है। बाकी बुलियन को हम आगे चल के देख लेंगे। बुलियन क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स हमें दे रहा है। अगर वैल्यू नल है तो वो हमें फॉल्स दे देगा। इसके सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, थोड़ा सा अगर आपको देखना होगा तो आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो हमें अब मिलेगा जब हम वहाँ पर जाएंगे बुलियन डेटा टाइप में। वैसे ही जो ये बाइनरी वाला केस है, ये एक्चुअल में क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग है उसको बाइनरी बाइट में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही ये बाइट एरे जो है, किसी भी वैल्यू को वो बाइट एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका जब आप टाइप चेक करोगे तो आपको यही टाइप मिलेगा। वो बाइनरी में कन्वर्ट करके आगे पास ऑन करने के लिए होता है। ये वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फंक्शनलिटी जब क्रिएट करते हैं उस समय चाहिए होती है। तो अभी इस पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारे रिक्वायरमेंट की चीज़ नहीं है। इसलिए अभी आगे जब हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमें उस समय समझ में आ जाएगा। तो इसका जो कोड है, ये पूरा का पूरा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक, आप वहाँ से इसका कोड ले लो। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में बेसिक एक्सरसाइज के फोल्डर में डाल दूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा। तो उस एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करना और करने की कोशिश करना। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करो, पूछो। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको इजी तरीके से मैं इसको समझाऊं, कराऊं। एक बार हमारा ये पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी यही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।